नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, दो क्लास हम अर्थशास्त्र की बड़ी बड़ी क्लास डाले हैं कि घंटा 40 मिनट 1 घंटा 10 मिनट की। आज हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोग जो है योजना आयोग और आर्थिकी जो है 47 से 91 के बारे में चर्चा किए थे। आज जो है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। किसकी? 91 के। तो जो हम लोग सिलेबस में है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, जहां से शुरुआत करनी है, क्या है कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार आर्थिक सुधार, उसके बाद आपका तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। ये आज हम लोग की आज की यह टॉपिक शुरू होगी। तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उसी की चर्चा शुरुआत करते हैं। तो भारत में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं नवरत्न कंपनियों पर। तो नवरत्न का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के चयनिक उद्यम से संबंधित है। किससे? सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब सरकारी कंपनियों के को चयन करके उसमें कहा गया कि इनमें क्या है, सबसे बेहतर कौन कंपनी है। तो फरवरी 2022 तक महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो आपकी 11 तथा नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? तो 13। अब आपकी जो महारत्न कंपनियां हैं वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसके बाद है कोल इंडिया, गेल, फिर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, फिर आपका है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद आपका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल कहते हैं, फिर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन है, फिर आपका है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद अंतिम जो 11वीं है वो आपकी है पावर फाइनेंस कारपोरेशन। तो इस तरह आपकी 11 क्या हैं, कंपनियां हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं, उद्योगों की शुरुआत करते हैं। तो हथकरघा क्षेत्र जो होता है, क्या आपका हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में एक समिति बनी। उस समिति का नाम क्या है? तो मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? हथकरघा उद्योग के लिए मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। उसके बाद आपका है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो आपका है कौन? हथकरघा उद्योग ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो। उसके बाद हमारा अगला है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्या पश्चिमी क्षेत्र क्या है, सबसे विकसित है। विकसित क्यों है? आप देख लीजिए नोएडा को, गाजियाबाद है, नोएडा है, आपका आगरा में भी कुछ फैक्ट्री हैं, मथुरा में भी, अलीगढ़ है उधर। तो इस तरह जो भारत उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ क्या है, औद्योगिक विकास अधिक है। अब आपको बता दें कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। किस में होता है? ऊर्जा उत्पादन में होता है। अब कुछ क्या है, क्षेत्र हैं और वहां कुछ क्या है, फैक्ट्री लगी हैं। तो जैसे क्या है, कटनी में क्या उत्पादित होता है? तो आपका सीमेंट। आपका सूरत सूती वस्त्र के लिए है, चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए है, ध्रुव रिएक्टर तो आपका यह कहाँ, कलपक्कम में है।
फिर ऐसे आप और स्थान है और उनका क्या है, औद्योगिक केंद्र है। तो स्थान और औद्योगिक केंद्र की चर्चा करेंगे तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पोत निर्माण क्या होता है, पोत निर्माण। मुरी झारखंड में क्या होता है, तो एल्युमिनियम, क्या एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। गुड़गांव, अब क्या गुड़गांव हरियाणा में क्या, तो मोटर गाड़ियां बनाई जाती हैं। यह आपका हीरो कंपनी की जो गाड़ी बनती है वह गुड़गांव में ही है। पनकी उत्तर प्रदेश में उर्वरक उद्योग है, क्या है, उर्वरक उद्योग है। उसके बाद आपका है नगर दिया गया है, उसके बाद उद्योग दिया गया है। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर क्या है, सूती वस्त्र के लिए जो है सबसे अधिक माना जाता है। उसके बाद राउरकेला है, राउरकेला आपका हो जाता है लौह इस्पात। फिर आपका कपूरथला है रेल डिब्बा के लिए। बरौनी आपका किसके लिए है, तो बरौनी आपका तेल शोधनशाला बरौनी में है। फिर उसके बाद आपका है सिंगरौली मध्य प्रदेश, सिंगरौली मध्य प्रदेश से कोयला उत्पादित होता है। कजरहट चुनार उत्तर प्रदेश से सीमेंट। आपका कोयली बड़ोदरा गुजरात में क्या है, तेल शोधनशाला है। और आपका क्या आणंद, क्या आणंद आपका गुजरात में है। यहाँ से क्या होता है, आपका दूध उत्पादन होता है। यहाँ से क्या हो जाता है, दूध का उत्पादन, मतलब है यहाँ दूध की पैकिंग और दूध के लिए यहाँ केंद्र स्थापित है। तो आपका जो अमूल दूध है उसका केंद्र कहाँ से दूध आता है, तो वह आपका क्या कहाँ है, वह आपका है आणंद गुजरात में। कहाँ, आणंद गुजरात में है। अब बात करते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में रखा गया था। कब, सेकेंड, द्वितीय हो गई तो द्वितीय औद्योगिक नीति 56 में। उसके बाद भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास, तो आईटीडीसी का कार्य है। किसका है, आईटीडीसी का कार्य है। गोल्डन हैंडशेक का संबंध शैक्षिक सेवानिवृत्ति योजना से है। कैसे कि आपको रिटायर होना है तो यह क्या है, यह जो है गोल्डन हैंडशेक, क्या है, गोल्डन हैंडशेक। आपका हजीरा उर्वरक कारखाना क्या है, तो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। किस पर, प्राकृतिक गैस पर आधारित है। उसके बाद है साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर रेलवे के स्लीपर में किया जाता है। किसमें, रेलवे के स्लीपर में होता है। उसके बाद आपका है आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत, तो लौह इस्पात को माना जाता है। किसको, सबसे जरूरी क्या है, लौह इस्पात। और यह जो है बहुत अधिक दिन तक चलने वाली वस्तु भी है। उसके बाद है सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश वर्ष, उद्यमों में विनिवेश वर्ष कब का है, तो 1991 से 92 में प्रारंभ किया गया। इस तरह आपका क्या हो गया, ये आपके वन लाइनर हैं, मैं बोलता चला जा रहा हूँ। आज मेरा प्लान है कि आपका जो है इकोनॉमिक्स को मैं फाइनल कर दूं और उसके बाद जो कुछ आंकड़े बचे हैं, आंकड़े हम बहुत पहले ही पीसीएस के टाइम में डाले हैं, तो वह आंकड़े भी चेंज नहीं हुए हैं, क्वेश्चन वहीं से आना है। तो जो मैं इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनाऊंगा उस प्लेलिस्ट में इस आंकड़े को भी जोड़ दूंगा। जैसे कृषि के आंकड़े हैं आपके, और क्या मिनरल्स के आंकड़े हैं, तो इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों के, और आपके फल बागवानी फसल, इन सब के आंकड़े हैं। इन सब को मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा आपकी प्लेलिस्ट में। तो आपको क्या हो जाएगा, वीडियो जो है पूरा मिल जाएगा। और आप लोग एक बार, जैसे वो वीडियो में जो बनाया हूँ वो छोटे छोटे वीडियो भी हैं, क्या हैं, छोटे छोटे 5-5, 7-7 मिनट के वीडियो हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को जो पढ़ना है वह है, एक मिनट, अब जो है हम लोगों को पढ़ना, यही वन लाइनर में बता दे रहा हूं। आज इकोनॉमिक्स की समाप्ति घोषित हो जाएगी, कल आपकी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, परसों आपका आज पॉलिटी खत्म हो गई, आज आपका पॉलिटी समाप्त घोषित हो गया है।
उसके बाद ऐसे आपका मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ, उधर जो है मैथ समाप्त हो गया है, हिंदी समाप्त हो गया है, आपका बचा साइंस है और हिस्ट्री में मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री। तो कल से आपकी एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत होगी और शिव सर द्वारा आपको एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा। आइए, तो अब इसके बाद हम लोग प्लान है कि एक बैच पीसीएस 2023 के लिए हम लोग शुरू करेंगे और एक बैच एसएससी के लिए शुरू करेंगे, इधर जितना टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद आप लोगों का जैसे हम लोगों को समय मिलता है वैसे हम लोग अपना बैच बढ़ाते जाएंगे। और भाई धीरे धीरे क्या करना है, बढ़ाना ही है। तो आइए, तो अगला जो हम लोगों का स्टेप है, अगले स्टेप में क्या है, ग्रामीण युवकों की नियोजनीय बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। उसके बाद है आपका ब्याज अदायगी केंद्र, सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है, क्या है ब्याज अदायगी केंद्र। अब भारतीय रिजर्व बैंक जो है मौद्रिक नीति बनाता है, क्या करता है, मौद्रिक नीति बनाता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है, कौन, वित्त आयोग केंद्र एवं राज्य के मध्य, कौन, तो केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र एवं राज्य के मध्य क्या करता है, राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। बंटवारा करता है। तो हम क्या बताए कि यह जो है, जो वित्त आयोग है क्या करता है, केंद्र और राज्यों के मध्य के राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। जो भारत में आर्थिक समीक्षा होती है वह किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है, क्या, बजट। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम काल्डोर ने दिया था, किसने दिया था, इसको आप लोगों को लिखना है कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है, क्या, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मंत्रालय। किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। उसके बाद आपका है क्या है, बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। राजकोषीय नीति से संबंधित होता है, कौन, तो बजट। और भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम काल्डोर ने दिया।
कौन दिया? काल्डोर ने दिया, सर्वप्रथम काल्डोर ने दिया। किसने? तो काल्डोर ने दिया। फिर आपका है पैन कार्ड। पैन कार्ड क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया कार्ड होता है जिस पर व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, पैन नंबर अंकित होता है। पैन कार्ड व्यक्ति के पते को प्रमाणित नहीं करता, इतना आप लोग जानते रहिए। उसके बाद आपका है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन है? तो एन.के. सिंह की नियुक्ति की गई है। तो आपका 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। कौन है? एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। फिर प्राथमिक घाटे की बात करना है। किसकी? प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटे की प्राप्त हेतु राजकोषीय घाटे में से व्यय अदायगी को घटा दिया जाता है। किसको? व्यय अदायगी को घटा दिया जाता है। तो प्राथमिक घाटा बराबर क्या हो जाता है? राजकोषीय घाटा माइनस व्यय अदायगी। फिर उसके बाद एक है बजटीय घाटा। तो कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व घाटा होता है राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। उसके बाद आपका है सभी घाटों में राजकोषीय घाटा सर्वाधिक बड़ा होता है। जो आपका राजकोषीय घाटा होता है वह सर्वाधिक बड़ा होता है। उसके बाद आपका है, इसी में थोड़ा थोड़ा ऐसे बताते चलेंगे, स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र। स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है, किंतु स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है किंतु उसका संग्रहण और विनियोजन कौन करता है? राज्य करता है। कौन करता है? जो स्टाम्प शुल्क होता है उसको कौन लागू करता है? तो वह लागू करता है कौन? केंद्र। लेकिन क्या? किंतु उसका संग्रह और विनियोजन, क्या? व्यय कौन करता है? तो वह करता है राज्य। क्या करता है? राज्य करता है। आपका सीमा शुल्क और निगम कर संघीय सरकार के द्वारा लगाए गए एवं उद्ग्रहित किए जाते हैं। उसके बाद आपका है क्या? उसके बाद आपका है कि आयकर, संपत्ति कर एवं संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर हैं, क्योंकि इनमें करापात, कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं। किस पर होते हैं? एक ही व्यक्ति पर होते हैं। उसके बाद आपका है वैट। वैट को क्या कहते हैं? मॉड वैट अथवा संशोधित, जिसे क्या कहा जाता है? मूल्यवर्धित कर का संबंध किससे है? उत्पाद कर से है। किस पर लगाया जाता है? तो यह उत्पाद कर पर लगाया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम जो यह वैट लागू किया गया था, मूल्यवर्धित कर जो है लगाने वाला राज्य कौन सा था? तो हरियाणा था। और यह कब लागू हुआ था? तो 2003 में। कब? 2003 में। ऐसे वन लाइनर जानते रहिए। उसके बाद आपका है आयकर, व्यक्तिगत आय पर लगाया जाने वाला कर होता है। जो इनकम टैक्स होता है, जो मैं कमा रहा हूं उस पर टैक्स लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापार कर कहा जाता है। उसके बाद सीमा शुल्क है। क्या? सीमा शुल्क, जिसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी, केंद्र सरकार द्वारा आयात तथा निर्यात पर लगाए जाने वाला कर है। यह जो कस्टम ड्यूटी है उसके बाद है उत्पाद शुल्क। कौन है? उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क यह देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस प्रकार उत्पाद शुल्क एक वस्तु कर है। क्या है? यह वस्तु कर है। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क और सेवा कर आदि यह क्या हैं? अप्रत्यक्ष कर हैं। यह कौन से हैं? तो यह आपके अप्रत्यक्ष कर हैं। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर
यह आपके प्रत्यक्ष कर हैं। क्या हैं? प्रत्यक्ष कर हैं। इसको कहिए जो है पूछा जा सकता है, तो एक बार फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक बार फिर से। तो उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और आपका सीमा शुल्क। तो उत्पाद का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, बिक्री कर, सीमा शुल्क को कस्टम ड्यूटी कहते हैं, और सेवा कर जिसे सर्विस टैक्स कहा जाता है, वह आपका कौन सा है? यह सब आपके अप्रत्यक्ष कर हैं। आय कर, निगम कर और संपत्ति कर, यह आपके क्या हैं? प्रत्यक्ष कर होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यक्ष कर होते हैं। उसके बाद आपका राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, कौन? तो 2003। यह 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया, जो 5 जुलाई 2004 से प्रभावी हुआ। अब यह शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? यह स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद आपका और बताएं तो ट्रांजैक्शन शुल्क हवाई यात्रा से संबंधित है। किससे संबंधित है? हवाई यात्रा से संबंधित है। आपको वित्त आयोग के कुछ अध्यक्ष हैं, उनकी बात करते हैं। तो वित्त आयोग का आपका पहला अध्यक्ष पूछा जा सकता है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी हैं। कौन है? केसी नियोगी। और 15वें अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह हैं। कौन है? एन.के. सिंह हैं। आपका एक और बताते हैं, आपका सैन बैट। क्या? सैन बैट का संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है सैन बैट का संबंध। भारत में न्यूनतम वैकल्पिक कर, जिसे मैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूनतम वैकल्पिक कर। मैट का समावेशन वर्ष 1996 और 97 में। ऐसे वन लाइनर ही बोलते जाना है। फिर चलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है। किसमें है? चलैया समिति प्रत्यक्ष कर। इसको लिख लेते हैं कि चलैया जो समिति है, चलैया समिति, यह है प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है। किससे? सुधार से संबंधित है। सुधार से संबंधित है। उसके बाद आपका हम बात करें, उसके बाद आपका क्या है? तो मनोरंजन केंद्र सरकार नहीं लगाती। जो मनोरंजन कर होती है वह केंद्र सरकार आपकी नहीं लगाती। फिर आपका है कंपनी वह कर है। कौन सा? कंपनी वह कर है जो कंपनी के आय पर लगता है। उसके बाद एक है शब्द बुल। क्या? बुल तथा बियर, यह किससे संबंधित है? तो बुल एवं बियर शेयर बाजार से जुड़े हैं। क्या? बुल एवं बियर शेयर बाजार से जुड़े हैं। बाजार से जुड़े शब्द हैं। बुल एवं बियर शेयर बाजार से जुड़े शब्द हैं आपके। उसके बाद बात करें हम, तो भारत में शेयर बाजार के कार्य को सेबी नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? सेबी द्वारा नियंत्रण किया जाता है शेयर बाजार का। और भारतीय रुपए को मार्च 1994 से चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। क्या? कि आप जब चाहें तब जो है पैसा निकाल सकते हैं और जब चाहें तब जमा कर सकते हैं। तो इसे चालू खाता कहा जाता है।
अब और आपका जो है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। उसके बाद आपका है सरकार। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। और भारतीय बीमा निगम की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई है। इसको लिख लीजिए, क्या? भारतीय बीमा निगम की स्थापना 1956। कब? 1956। भारतीय बीमा निगम की स्थापना 1956। इसको आप लोग जानते रहिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। उसके बाद है एक्सचुरी। एक्सचुरी शब्द बीमा से संबंधित है। किससे? बीमा से संबंधित है आपका। ये आपका हो गया। उसके बाद आपका है उसके बाद आपका आगे चलते हैं। क्या है? भारत में छिपी हुई, क्या जिसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। कहाँ? कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। और आपका तमिलनाडु में सबसे पहले 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना की शुरुआत की गई। कहाँ? तो तमिलनाडु में। उसके बाद आपका है एक संगम योजना 15 अगस्त 1996 में आरंभ की गई थी। कौन? संगम योजना। उसके बाद एक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कौन से? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20 मई 2020। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020। सुपोषित मां अभियान 29 फरवरी 2020। और आपका है रोजगार गारंटी योजना तो 2006। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यह आपका 2000-2001। और सर्व शिक्षा अभियान 2001। साक्षर भारत मिशन 2009। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यह आपका कौन सा है? तो 1988 है। एक बार योजनाओं को फिर से बोलता हूं। तो योजनाएं क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब? 20 मई 2020। उसके बाद है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वह है 1 जून 2020। उसके बाद है सुपोषित मां अभियान 29 फरवरी 2020। उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। रोजगार गारंटी योजना, क्या? रोजगार गारंटी योजना तो वह कब है? 2006। सर्व शिक्षा अभियान 2001। साक्षर भारत मिशन 2009। आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो वो है 1987। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। और आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तो 2000 और 2001।
इस तरह आपकी यह योजनाएं हैं। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह आपका है 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई। कब से? 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। यह रोजगार की एक क्या है? योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। क्या है? कानूनी व्यवस्था है। और उसके बाद आपका हो जाता है मनरेगा। नरेगा से मनरेगा, तो मनरेगा हो जाता है आपका 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया। और 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का पुनर्नामकरण किया गया। आपका कब? तो 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल 2009 को यह हो गया आपका जो है मनरेगा क्या हो गया? आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना हो गया। कहा क्या हो गया? अब और क्या? 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में यह लागू किया गया। इस तरह आपका भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 से शुरू किया गया था। उसके भारत में सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता एस.के. डे थे। कौन थे? एस.के. डे थे। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। और केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से शुरू की गई। इस तरह आपकी योजनाएं हैं। आइए और देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं और क्या हैं। ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। भाई तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 22 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया। उसके बाद है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं UID IA। तो वो आपका कौन सा है? यह आपका आधार कार्ड द्वारा प्रवर्तित आधार 12 अंकीय विशेष पहचान नंबर है। क्या है? 12 अंकीय आपका विशेष पहचान नंबर है। उसके बाद आपका यह शुरू कब हुआ? तो आपका सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में क्या हुआ? तेंभली गांव से आधार परियोजना की सर्वप्रथम शुरुआत हुई। तो कब हुई? 2010 से। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को 19 नवंबर 2007 को प्रारंभ किया गया। और पूर्व में यह योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद आपका है 25 से 27 सितंबर 2015 को सतत विकास लक्ष्य की अवधि बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दी गई है। क्या की गई है? वर्ष 2030 तक कर दी गई है। अब जो है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का स्थान सतत विकास लक्ष्य ने ले लिया है। क्या किया है? सतत विकास आपके SDG जिसे कहते हैं सतत विकास लक्ष्य ने ले लिया है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ केंद्र सरकार ने वर्ष कब? 2001 में किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। आपका मध्याह्न भोजन, क्या? मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी। आपका यह क्या हो गया? मिड डे मील है। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन की जरूरत है और ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन आएगा भी। मैं इसको ऐसे क्यों बोलता चला जा रहा हूं, आप लोग कान में लीड लगाइए और सुनते चले जाइएगा। उसके बाद है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2000 से प्रारंभ किया गया था। कब? जुलाई 2000 से प्रारंभ किया। स्वच्छ भारत अभियान तो 2 अक्टूबर 2014 से आरंभ हुआ। विजन 2020 फॉर इंडिया तो भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम
द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है और भारतवर्ष में केवल दिव्यांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपका चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? तो चित्रकूट उत्तर प्रदेश में आपका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है आपका एंड्रागोगी, क्या कहते हैं? तो प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है क्या? एंड्रागोगी। एंड्रागोगी प्रौढ़ शिक्षा का क्या है? दूसरा नाम है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे। तो आपका आगे चलेंगे तो तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित एक स्वयंसेवी संस्था है। उसके बाद राष्ट्रीय युवा नीति 2003, तो यह आपके के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का शुभारंभ 9 जनवरी 2014 को शुरू किया गया। कब? 9 जनवरी 2014 को। नालंदा परियोजना अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, जिसका शुभारंभ 4 मार्च 2014 को किया गया। नालंदा परियोजना की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की गई। कहाँ से? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की गई। उसके बाद केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए धन लक्ष्मी योजना प्रारंभ किया। क्या? धन लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया। उसके बाद आपका है जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1994 से आरंभ हुआ है। कब से? 1994 से आरंभ हुआ है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक वीएस मिन्हास हैं। कौन? वीएस मिन्हास हैं। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी को 1 अक्टूबर 2011 से लागू किया गया। कब से? 1 अक्टूबर 2011 से लागू किया गया। इस तरह ये आपका हो गया। उसके बाद आपका है थोड़ा सा तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। और भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किस योजना में? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। भारत अर्थशास्त्री रैगनर नर्से की पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। उसके बाद आपका है 2 जुलाई 2013 की योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी नवीनतम आंकड़ों का आकलन जो है आकलन किया गया। तो वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य आपका तो छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। इसके बाद आपका है एग मार्क। क्या? एग मार्क की बात करेंगे तो एग मार्क आपका क्या है? एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों एवं पदार्थों पर लगाया जाता है। राष्ट्रीय कृषि अथॉरिटी एवं नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो नई दिल्ली में स्थापित है। इसके बाद आपका है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का मुख्यालय मुंबई में है। इसका गठन तो वर्ष 1957 में किया गया था। कब किया गया? तो 1957 में किया गया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन दिसंबर 2005 में शुरू किया गया। कब? दिसंबर 2005 में शुरू किया गया। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की
विश्व जनसंख्या में कितना परसेंटेज है, तो 17.5% की भागीदारी है। अब क्या है आपका, मैं बताया था आपका, तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं, सब उससे संबंधित हैं। LK झा कराधान, आपके CT कुरियन अर्थशास्त्री हैं। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आपका मीरा सेठ समित हथकरघा उद्योग से, आबिद हुसैन समित लघु उद्योग से, तारापुर समित रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तन से, और राजा चल्लैया समित तो आपका कौन सा है, कर सुधार से। यह बताया राजा चल्लैया समिति है। क्या है, राजा चल्लैया समिति है आपका। इस तरह फिर उसके बाद आपका है कि रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटाकर साड़ंद ले जाने का निर्णय लिया है। उसके बाद आपका है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र क्या है, सर्वाधिक विकसित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। कहाँ, भोपाल में स्थित है। मौसम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। पैन के प्रारंभ के 5 अक्षर होते हैं आपके AFZPK। फिर उसके बाद आपका क्या, 7190 कुछ भी हो, इस तरह आपका के लिखा हो तो इसमें पी का मतलब होता है पर्सनल। क्या होता है, पर्सनल को दर्शाता है आपका, जैसे नाम होगा। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए दुर्घटना बीमा, तो वो आपकी 1 लाख रुपए 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा एवं जीवन बीमा 30,000 रुपए का है। क्या है, 30,000 रुपए का है। तो इस तरह आपका क्या है, यह उद्योग और अन्य जो संबंधित थे उसको हम चर्चा कर लिए हैं। क्या किए, उसकी चर्चा मैं कर लिया हूं। थोड़ा सा 1-2 चीजें हैं और बता दूं आपको। कृषि के आंकड़े इंडिया और विश्व के पूरे मिल जाएंगे। बागवानी के आंकड़े, इसको मुझे सब डाल देना है। अब सिर्फ आपके उसमें प्लेलिस्ट में ऐड करना है। अभी मैं तुरंत ऐड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लेंगे। अब आपका केंद्रीय बजट की बात, केंद्रीय बजट और उत्तर प्रदेश बजट की बात है, उसको करंट वाले सर पढ़ा दिए हैं। एक बार दोबारा भी कह रहे थे कि सर जो है मैं दोबारा भी एक बार उसके लिए प्रैक्टिस करवाऊंगा भी। तो इसको मुझे नहीं बताना है, क्योंकि 2 सर के साथ एक, मतलब मैं भी बताऊं वो भी सर बताएं तो फालतू का। अब ज्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग सर से पढ़ लीजिएगा। क्या करना है, सर से पढ़ लेना है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा GST के बारे में। क्या आपको बताएंगे कि GST की चर्चा करते हैं। क्या है GST, वस्तु एवं सेवा कर। तो 101वां कौन सा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यवहारिक बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर GST का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया, GST का प्रावधान किया गया। तो GST कब लागू की गई, 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर को प्रभावी हो गया। वस्तु एवं सेवा कर को क्या किया गया, प्रभावी किया गया। अब GST एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, जिसने क्या अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एकल कर संरचना को स्थापित किया। क्या किया, पूरे देश में अब क्या हो गया, GST के अलावा अन्य कोई टैक्स नहीं लागू होता। तो यह एक टैक्स हो गया GST, उसी में सारे जितने टैक्स थे उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। अब GST निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर क्या है,
एकल कर है, इसे प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। क्या करते हैं? मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। और पहले क्या था? हर स्टेप पर कुछ, इसके बाद यह जीएसटी, इसके बाद यह जीएसटी, मतलब इसके बाद यह टैक्स, इसके बाद यह टैक्स, वह टैक्स, ऐसे ऐसे मतलब कई टाइप के टैक्स लग जाते थे। अब जीएसटी क्या है? भारतीय संघीय ढांचे की दृष्टिगत जीएसटी के दो घटक हैं। कौन है? तो केंद्रीय जीएसटी जिसे सीजीएसटी कहते हैं, और दूसरा क्या है? तो राज्य जीएसटी जिसे क्या कहते हैं? स्टेट जीएसटी या एसजीएसटी कहा जाता है। उसके बाद है किसी राज्य क्षेत्र में हुए लेन देन पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं। उसके बाद आपकी बात करें जीएसटी के बारे में, तो इसके अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269(1) कितना? 269(a)(1) के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर क्या है? वही आपका IGST लगाया जाता है। क्या है? एकीकृत, क्या? एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है। किसके तहत? तो आपका 269(a)(1। इसके बाद यह जीएसटी एवं एसजीएसटी के योग के बराबर होता है। इसे केंद्र लगाता है एवं संग्रहित करता है तथा यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? दोनों आपस में बांट लेते हैं। जीएसटी में शामिल कर तो केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सेवा कर, यह क्या है? यह आपके जीएसटी में शामिल किए गए हैं। और शामिल किया गया क्या? अतिरिक्त सीमा शुल्क, और क्या? विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और अधिभार उपकर शुल्क, और आपके जो राज्य कर थे कौन से? तो मूल्यवर्धित संवर्धन कर जो कहते हैं, वैट जिस वो बिक्री कर था, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी एवं प्रवेश कर, और आपका क्या? क्रय कर और विलासिता कर, और लॉटरी सट्टा एवं जुए पर कर, यह सब को एक करके इंक्लूड करके क्या कर दिया गया है? जीएसटी कर दिया गया है। क्या किया गया? जीएसटी कर दिया गया है। क्षतिपूर्ति 101वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 में जीएसटी के लागू होने के कारण राज्यों में हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। किसका? तो यह धारा 18 के अंतर्गत क्या किया गया है? जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार जीएसटी की वजह से हुए राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्यों को केंद्र द्वारा 5 वर्ष तक की जाएगी। क्षतिपूर्ति के आधार वर्ष 2015-16 हैं। क्या है? 2015-16 हैं। अब जीएसटी का परिषद क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लिया। ऐसे सुनते चलिए, हो गया, कहानी समाप्त है। आप लोगों को इकोनॉमिक्स की थोड़ा सा 2-3 चीजें, अभी 2 बातें और बताऊंगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स को मैं घोषित करूंगा समाप्त। तो आपका क्या है आगे? जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 269 की बात मैं किया था। किसकी बात किया था? 269। तो यह क्या था? एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है। किसके द्वारा? तो 269 के द्वारा। आपका 279 संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर प्रतिशत जीएसटीसी जिसे कहते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया। तो जीएसटी के गठन का प्रावधान क्या है? तो 279A, क्या? 279A। उसके बाद हम क्या करेंगे? यह जो है उसके बाद आपका है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अधिनियम के लागू होने की तिथि से 60 दिन के भीतर आदेश द्वारा वस्तु एवं सेवा कर प्रतिशत का गठन कर देंगे।
अब इसी के अनुपालन में 12 दिसंबर 2016, कब 12 दिसंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन की अधिसूचना किया गया। क्या किया गया? अधिसूचित की गई। उसके बाद इसका सचिवालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? और जीएसटी परिषद को जीएसटी पर निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्राप्त है। क्या है? सर्वाधिकार प्राप्त है। इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो संरचना में अध्यक्ष कौन होता है जीएसटी में? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री। उपाध्यक्ष सदस्यों में से ही कोई एक परिषद द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। सदस्य फिर कौन? उपाध्यक्ष के बाद सदस्य की बात करेंगे तो केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व या वित्त प्रभार, और दूसरा राज्य के वित्त या कर मंत्री या वे जिन्हें राज्य नामित करे। तो यह आपके सदस्य हो जाते हैं। और जो है इसकी जीएसटी की दर कौन कौन सी हैं? 5%, 12%, 18% और 28% इसकी दरें हैं। तो आप लोग कितना? 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी में क्या जीएसटी की दरें हैं। अब ये आपका क्या है? जीएसटी है। अब इसी में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मैं राष्ट्रीय आय के बारे में बताऊंगा और मानव विकास सूचकांक के बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों को राष्ट्रीय आय के बारे में थोड़ा सा आइए देख लीजिए। क्या? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है? इसी के बारे में तो इसको देखिए कि राष्ट्रीय आय जो है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन सन 1867-68 में किसके? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया। इन्होंने उस पर उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। क्या बताई थी? 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी। और आपको बता दें इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे धन का निष्कासन, अपवहन सिद्धांत या फिर क्या ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। क्या कहा? अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। अब राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले कुछ अन्य लोग,
तो के नाम है जैसे फिंडले सिराज, विलियम डिग्वी, शाह एवं खंभार, वी नटराजन, सी आर देसाई, लॉर्ड रिपन, ये लोग भी आपके कौन थे तो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए। और उसके बाद आप पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया तो डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने की थी। कौन? वी.के.आर.वी. राव ने। इनकी पुस्तक थी इंडियाज नेशनल इनकम। क्या? इंडियाज नेशनल इनकम थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना रखा था तो उन्होंने उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना तो आपका 1931-32 की बात है तो इन्होंने वह रखा कितना तो 62। एक मिनट बताते हैं। आपका मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की चर्चा करेंगे तो यह क्या है 1965। कब? 1965। मुख्यालय न्यूयॉर्क। तो वैश्विक संस्था के द्वारा कौन? यूएनडीपी। कौन? यूएनडीपी नामक वैश्विक संस्था के द्वारा आर्थिक विकास को व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न देशों का एचडीआई मान जारी किया जाता है। एचडीआई प्रतिपादन क्या है? पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। इसमें इनकी सहायता भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने ब्रिटेन के अर्थशास्त्री सिंगर हेंस से की थी। अब पहली बार सन 1990 में कितना 130 देशों का एचडीआई मान जारी किया गया था। अब उसमें क्या किया गया? भारत का स्थान पहली बार 94 था। कितना था? 94 था। और सन 2021 में कितना है आपका? कब? 2022 का जारी 2021 का जो एचडीआई सूचकांक होगा वह हो जाएगा आपका कितना तो 191 देश हैं और उसमें कितना हो जाएगा तो 132वां स्थान हो जाएगा। आपका भारत का कितना स्थान है तो 132वां स्थान है। पहले स्थान पर नॉर्वे और अंतिम स्थान पर नाइजर है। कौन है? नाइजर है। तो यह आपका क्या हो गया? जो आपका एचडीआई है वो हो गया। और इसका आकलन जो होता है वह सबसे अधिक 1 होता है और सबसे कम 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब ये था आपका। और आपका अर्थशास्त्र 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है तो डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को। किसको? गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को। इस तरह आपका यह अर्थशास्त्र से जुड़े जो है चर्चाएं थी, अर्थशास्त्र की बातें थी। अब हम आपको जो आंकड़े हैं उनको इंक्लूड कर दूंगा तो आपके 6-7-8 वीडियो हो जाएंगे। इस तरह आज यह इकोनॉमिक्स क्या हम समाप्त घोषित करते हैं। फिर आपसे क्या करेंगे? आपसे अन्य सब्जेक्ट पर चर्चा होती रहेगी। तो अब यह मान लीजिए कि मैं पढ़ा तो दिया वन लाइनर में, तो अब आपका यह पेट के लिए क्या है बहुत ही
बेहतर है। क्या है? वन लाइनर है लेकिन बहुत ही बेहतर है, इतने ही पढ़ने की ज़रूरत है। और आपको अब क्या करना है, अब आपको क्या इसमें बजट सर से बजट आपका सर दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 चांद लग जाएगा और आंकड़े मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो यह क्लास यहीं समाप्त करता हूं। तो आपको फिर मिलूंगा, अब जब फिर जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाना होगा तब, या फिर अपनी क्लास चल ही रही हैं तो अन्य जो क्लास चल रही हैं उनके बारे में तो मैं आपको बीच में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि हम लोग दीपावली के बाद ही पीसीएस का एक बैच और एसएससी का, तो 24 तारीख को ही दीपावली है, 25-26 से हम लोगों का बैच शुरू हो जाएगा। तो इस तरफ मॉर्निंग या इवनिंग दोनों में अपना लगा के बैच शुरू और स्टार्ट। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन ही क्लास अभी देंगे, जनवरी से ऑफलाइन आने का प्लान है। तो 2-3 महीने अभी और आप लोगों को ऑनलाइन ही हमसे जुड़े रहना है। तो आज की क्लास को यहीं ब्रेक देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे ज्योग्राफी की क्लास में। चूंकि मैं सर तो आप लोगों को स्पेशल मैं ज्योग्राफी ही पढ़ाना है, मुझे इकोनॉमिक्स भी ये मेरा सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स नहीं आती, यह भी मेरा सब्जेक्ट है। अब फिर मेंस देना है तो भाई इकोनॉमिक्स बिना पढ़े मेंस आप दे नहीं सकते, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मुझे क्या करना था, बहुत खुलकर पढ़ाना नहीं था, वन लाइनर देना था। इसलिए क्या है, वन लाइनर देने में क्या होता है, यही होता है कि बहुत बातें छूट जाती हैं। लेकिन जो बातें छूट गई अपनी जगह हैं, जो बातें हैं उनको आप लोगों को क्या करना है, उसको आप लोगों को पढ़ लेना है, उसी से आपका यह पूरा भी हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।